everyone. How are you all? We are starting with the subject income tax. But before I start with income tax, you need to understand what is tax. Tax is a financial burden which is imposed by government on a person. Now the question arises, why does our government impose tax? हमारी सरकार टैक्स लगाती ही क्यों है? गवर्नमेंट को देश की इकोनॉमी चलाने के लिए पैसे चाहिए और ये पैसे कहां से आते हैं? टैक्सेस से। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस सिर्फ एक रेवेन्यू का सोर्स है तो आप बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट टैक्सेस के जरिए देश में हर वो काम करा पाती है जो गवर्नमेंट कराना चाहती है। इसी बात को मैं कुछ एग्जाम्पल से आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। क्या आपको पता है कि 1995 तक हमारे देश में सिर्फ एक ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी एंड दैट वाज बीएसएनएल। लेकिन बीएसएनएल के बाद एक कंपनी स्टार्ट हुई दैट इज भारती कंपनी। और रीजन इसके पीछे पता है क्या है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इन द ईयर 1995 कि जो भी कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आएंगी हम उनकी इनकम को एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए टैक्स फ्री बना देंगे। और वहां पे इमर्ज हुई भारती कंपनी जिसे आज हम एयरटेल कहते हैं, राइट? और अगर बात की जाए कि टिल डेट आज क्या पोजीशन है, तो आज हिंदुस्तान में 20 प्लस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑपरेट कर रही है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट अनाउंस किया इस बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी कंपनियां इस बिजनेस में आएंगी हम उनकी इनकम को टैक्स फ्री बना देंगे। पता है, हम उस दौर से जहां पर हम 37 रुपए 38 रुपए पर मिनट की इनकमिंग कॉल का देते थे, वहां से उस दौर में आ चुके हैं जहां पर हम 50 रुपए में अनलिमिटेड मंथली बात कर रहे हैं फोन पे, राइट? आपको नहीं लगता कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता जो है हमारी एक्सट्रैक्शन से बहुत अधिक है? बिल्कुल है। हम बहुत हद तक इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं पेट्रोल एंड डीजल के लिए। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल एंड डीजल की इस कंजप्शन को मीट करने के लिए कुछ किया? हां, किया। पता है, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि जो भी कंपनियां पेट्रोल डीजल के एक्सट्रैक्शन में आएंगी हम उनकी इनकम को एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए टैक्स फ्री कर देंगे। वर्ड यूज होता है एग्जेम्प्ट कर देंगे। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है टैक्स फ्री। एंड यू विल बी अमेज्ड टू हियर, आज वीडियोकॉन जैसी कंपनी भी पेट्रोल और डीजल का एक्सट्रैक्शन कर रही है। बताइए, वीडियोकॉन कंपनी पेट्रोल डीजल का एक्सट्रैक्शन कर रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी, कोई लेना देना है पेट्रोल डीजल से? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कंपनी भी आज पेट्रोल डीजल का एक्सट्रैक्शन कर रही है बिकॉज गवर्नमेंट सेड दैट आई एम गोइंग टू एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ ऑल दोस कंपनी हु आर इनटू पेट्रोल एंड डीजल एक्सट्रैक्शन। बताइए, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कि नहीं? डू वी रिक्वायर गुड एयरपोर्ट्स, गुड रेलवे स्टेशंस, गुड रोड्स? जरूरत है कि नहीं हमारे देश को? जब रोड की बात आती है तो हम कहते हैं अच्छे बुरे तो छोड़ो, बस रोड दे दो। 4 दिन अगर लगातार बारिश हो जाए ना, तो जो क्योटो जैसा सिटी कहलाने वाला है, स्मार्ट सिटीज जो इंडिया की है, वो भी पानी में पूरा डूब जाती है। तो हम तो कहते हैं अच्छे बुरे दूर की बात है, बस रोड ही दे दो। We require good infrastructure. What I mean to exactly say is कि we require good infrastructure. Is government doing something into it? Yes. गवर्नमेंट ने इसके लिए भी किया। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आएंगी हम उनकी इनकम को एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए टैक्स फ्री बना देंगे। एंड यू विल फाइंड बहुत सारी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आ चुकी हैं। देखिए, होता क्या है, गवर्नमेंट बाउंड हो जाती है काम देने के लिए उन कंपनी को जो ये काम करती है। और अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर में सिर्फ 1-2 कंपनियां हैं तो गवर्नमेंट बाउंड है उनको काम देने के लिए, वो काम अच्छा करें या बुरा करें। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंकरेज करती है टैक्स बेनिफिट देके, तो बहुत सारी कंपनियां उस सेक्टर में आ जाती हैं
और जब बहुत सारी कंपनियां किसी स्पेसिफिक सेक्टर में आती हैं तो वहां पे कंपटीशन आता है, और कंपटीशन आने से अपने आप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। आज बताइए, हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन के लिए ऐसा करना जरूरी था कि नहीं था? बिल्कुल था। क्या कोई अफोर्ड कर पाता? जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या कोई अफोर्ड कर पाता कि अगर 1 मिनट की इनकमिंग कॉल का 37-38 रुपए देना पड़ता है? यहां से स्टार्ट हुई थी भारतीय कंपनी। 1 मिनट की इनकमिंग कॉल का 37-38 रुपीज देना होता था। नहीं कर पाते अफोर्ड। आज एक रिक्शा वाले के पास में, ठेले वाले के पास में मोबाइल फोन है। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपटीशन लाया। गवर्नमेंट ने कहा टैक्स बेनिफिट इस सेक्टर में, और आज 20 से अधिक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑपरेट कर रही है। यहां पे कंपटीशन आया और ये धंधा ग्रो कर गया, ये बिजनेस ग्रो कर गया, राइट? ये पूरा सेक्टर ग्रो कर गया। और निश्चित है, इस तरीके की कोई भी डेवलपमेंट देश में होती है तो हमारा देश भी तरक्की कर रहा है। तो जरा सोचिए, गवर्नमेंट ने क्या टैक्स, इनकम टैक्स को सिर्फ एक रेवेन्यू टूल की तरह यूज किया है? नहीं, गवर्नमेंट ने वो धंधा भी कराया देश में जो नहीं हो रहा था, या जो बहुत नीचे था, उसको बहुत अपलिफ्ट करा दिया। यू नो, इंडिया इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हम दुनिया में सबसे ज्यादा खेती करते हैं। हम कृषि प्रधान देश कहलाते हैं। हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बहुत हाई है। अगर आप एक्सपोर्ट क्वांटम की बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो वो भी बहुत हाई है। आप पूछेंगे सर रेवेन्यू कितना आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करके, तो हम कहेंगे बहुत छोटा है। सर, कृषि प्रधान देश, हम लोग खेती से खूब सारी पैदावार करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, विदेशों में भेजते भी है, फिर भी पैसा बहुत कम आता है। क्यों? तो हम आपको बताएंगे कि इंडिया पैकेजिंग में बहुत पुअर है, पैकेजिंग बिजनेस में पुअर है। यू नो, ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 1 इनटू पैकेजिंग बिजनेस इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है पैकेजिंग बिजनेस में। ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, आई लेट यू नो। ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, हमसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंगाती है, उसकी अच्छी पैकेजिंग करती है और उसको विदेशों में बेच देती है। पता है, वो कंट्रीज जो ऑस्ट्रेलिया से खरीदने को तैयार हो जाते हैं, वो डायरेक्टली हमसे नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि कहते हैं इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा, रास्ते में सड़ जाएगा, रास्ते में नहीं सड़ेगा तो पहुंच के सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी पैकेजिंग करती है कि वो कई दिन तक टिकता है। बताइए, उनका अपनी खेती का प्रोड्यूस नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेते हैं, उसकी पैकेजिंग करके विदेशों में बेच देते हैं, और वो हमसे अच्छा कमाती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार को पैकेजिंग बिजनेस के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल आपको लगता होगा करना चाहिए, और किया भी सरकार ने। गवर्नमेंट ने पैकेजिंग बिजनेस को वे बैक, सेवरल इयर्स बैक, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमें पैकेजिंग बिजनेस को इंप्रूव करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनकम को एग्जेम्प्ट करते हैं उन सभी बिजनेसेस की जो इस पर्टिकुलर पैकेजिंग बिजनेस में आएंगे। एंड यू विल फाइंड कि बहुत सारी कंपनियां पैकेजिंग बिजनेस में आ गई, और आज हमारा पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, राइट? देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी ना पूरी दुनिया की इकोनॉमी से अलग है। ऐसी इकोनॉमी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? पता है, द रिच ऑफ आवर कंट्री आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, and the poor of our country are poorest in the world. जो हमारे देश के रईस है ना, वो दुनिया में सबसे रईस है। They are top richest people of the world. और जो हमारे देश के गरीब है, वो पूरी दुनिया में सबसे गरीब है। मतलब हमारे देश के रईस इतने रईस हैं कि वो पूरी दुनिया में सबसे रईसों की सूची में आते हैं, और गरीब इतने गरीब है कि पूरी दुनिया में ऐसा गरीब नहीं है। ये जो हमारे देश की इकोनॉमी में वेरिएशन है ना, ये सबसे बड़ा है। ये पूरी दुनिया में ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी इकोनॉमी के लिए लॉ बनाना और भी डिफिकल्ट है। अब एक बात बताइए, क्या सरकार ऐसा कानून बना सकती है कि अमीरों से लेके छीन के गरीबों को दे देंगे? नहीं, ये कानून तो नहीं बन सकता। लेकिन कानून ऐसा जरूर बन सकता है कि इस डिफरेंस को कम किया जा सके।
ये जरूर बन सकता है। और एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम, आप देखिएगा जब मैं आपको टैक्स लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम कि देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किस कदर लॉ बना रही है कि ये डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। यू विल फाइंड इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स भी ऐसे होते हैं, जो कम कमा रहा है वो कम रेट से टैक्स देता है, मतलब जो बहुत कम कमा रहा है वो टैक्स ही नहीं देता, जो थोड़ा ज्यादा कमा रहा है वो थोड़ा ज्यादा देगा, ठीक है, वो थोड़ा टैक्स देगा, उसका रेट कम होगा टैक्स का। जो उससे ज्यादा कमा रहा है उसका रेट थोड़ा और ज्यादा होगा, जो बहुत ज्यादा कमा रहा है उसका रेट ऑफ टैक्स भी गवर्नमेंट बहुत हाई रखती है। तो गवर्नमेंट, हमारे देश का जो लॉ है ना, वो इस कदर लॉ को फ्रेम किया गया है कि ये डिफरेंस भी इकोनॉमी का क्या हो, डिमिनिश हो, कम हो। See, my objective through this video class is not to make you a law taker. देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे लॉ सुने, प्रोविजन सुने और ये बस समझ जाए कि ये कानून है हमारे देश का। Believe me, I want to make you law maker. मैं चाहता हूं कि आप इतने कॉम्पिटेंट हो जाएं कि आपको यह समझ में आने लग जाए कि ये लॉ बनता कैसे है। आप देखिएगा ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मार्केट में ऐसी ऐसी टैक्स प्लानिंग चल रही है, लोग इस तरीके से टैक्स को इवेट कर रहे हैं। और आपसे पूछूंगा, फिर बोलूंगा जरा बताइए कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो ऐसा कौन सा लॉ बनाते, ऐसी कौन सी लाइन इनकम टैक्स एक्ट में लिखते जिससे ये प्लानिंग पूरी तरीके से इवेड हो जाए, खत्म हो जाए, ये प्लानिंग ही खत्म हो जाए। एंड बिलीव मी, कुछ दिनों बाद आप मुझे बताने लग जाओगे, आप कहने लग जाओगे सर मैं ऐसा करता, राइट? और फिर मैं आपसे कहता हूं, प्लस हैव अ लुक एट योर बुक, आप अपनी किताब में देखिए और आप एग्जैक्टली सेम लाइन पाएंगे, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। देखिए, आप स्टूडेंट्स मुझसे सिर्फ एक बजट पढ़ते हो, किसी एक साल का कानून पढ़ते हो, राइट? एंड थ्रू आउट योर लाइफ यू आर गोइंग टू सी सो मेनी बजट्स। हर साल देश का फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट सुनाएगा जिससे ये कानून पूरी तरीके से बदल जाता है, राइट? क्या वो सारे कानून आपको खुद से समझने होंगे कि नहीं होंगे? और देखिएगा ये अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो जाएगी कि आप वो सारे कानून खुद से समझने भी लग जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आने लग जाएगा कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अमेंडमेंट किया है, ये चेंज किया है, तो क्यों किया है? क्योंकि आप देश की इकोनॉमी को समझने लग गए हो, आप समझने लग गए हो कि लोग क्या करते हैं और गवर्नमेंट फिर क्या करती है। यू आर नॉट अ लॉ टेकर, यू आर लॉ मेकर, राइट स्टूडेंट? तो चलिए आइए शुरू करते हैं अब हम लोग अपनी बात को। Now have a look at the definition of tax first. Tax is a financial burden imposed by government on a person. Why are we calling it financial burden? Nobody happily gives tax. किसी को भी खुशी तो मिलती नहीं है टैक्स देने में. So I'm calling it as a financial burden. Tax is a financial burden imposed by government on a person. Person कौन है? हम आप पर्सन तो हैं ही, लेकिन पर्सन की डेफिनेशन एक बड़ी डेफिनेशन है, इसमें और भी कुछ लोग आते हैं, इसकी चर्चा बाद में होगी। तो हम आप पर्सन है, हमारे अलावा भी कुछ लोग पर्सन है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ इफ वी हैव टू स्पीक ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन वन लाइन, एक लाइन में बोलना हो डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो हम लिखेंगे टैक्स लेवीड ऑन पर्सन। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? टैक्स लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। लेवीट का मतलब होता है लगाया जाता है, ठीक है? तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि पर्सन्स पे लगाया जाता है, हम आप पर लगाया जाता है और हम आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को इसे दे देते हैं, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है?
जो सरकार मेरे ऊपर लगाएगी और हम सरकार को कहेंगे ये लीजिए, ये डायरेक्ट टैक्स है। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है, और जब हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करते हैं, परचेज करते हैं, तो जिस डीलर से हम गुड्स एंड सर्विसेज बाई करते हैं, हम टैक्सेस भी उसी को पे कर देते हैं, और वो सरकार को अब टैक्सेस पहुंचाता है। इसलिए ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैंने टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया। किसके थ्रू दिया? उस व्यापारी के माध्यम से दिया जिससे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, क्या उस पर जीएसटी लगता है? हां या ना? आपने मोबाइल परचेज किया, क्या उस पर जीएसटी लगता है? बिल्कुल लगता है। आपने ये जीएसटी गवर्नमेंट को दी कि नहीं दी? दी, लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दी। आपने गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं पहुंचाया। पता है आपने जीएसटी किसको दी? उस व्यापारी को दी जिससे आपने मोबाइल खरीदा, राइट? जब वो बिल बनाता है अपनी, तो जीएसटी जोड़ के टोटल बिल बना देता है, और आप उसको पेमेंट करते हो मोबाइल की भी और साथ में जीएसटी की भी, और आपका वो जीएसटी सरकार तक कौन पहुंचा रहा है? वो व्यापारी पहुंचा रहा है। इसलिए हम इस टैक्स को पता है क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो फिर से रिपीट करता हूं, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार मेरे ऊपर लगाएगी तो मैं ही सरकार को दूंगा, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार मेरे ऊपर नहीं लगाएगी, किसी वस्तु पे, गुड्स पे लगाएगी, किसी सर्विसेज पे लगाएगी, और जब मैं उन सर्विसेज को, गुड्स को बाई करूंगा, परचेज करूंगा, तो मैं जिससे परचेज करूंगा वो टैक्सेस भी उसी को दे दूंगा, और वो बंदा उस टैक्सेस को अब कहां पहुंचा देगा? सरकार के पास। सिंस ये टैक्सेस मैंने दिया लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, इसलिए टैक्स पता है क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं, बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स है कौन सा टैक्स। तो पता है जो इनकम टैक्स हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स सरकार मेरे ऊपर लगाती है, कहती राज अग्रवाल तुम्हारा इनकम टैक्स इतना हुआ, मैं ही सरकार को देता हूं, ठीक है? तो इनकम, डायरेक्ट टैक्स की झोली में वैसे तो आज एकमात्र एक ही टैक्स है, दैट इज इनकम टैक्स। आपको पता है कुछ समय पहले एक टैक्स और होता था डायरेक्ट टैक्स की झोली में, और उसका नाम था, है नहीं, अब खत्म हो गया ये टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स क्या चीज है? जो हम एनुअली इनकम कमाते हैं, हम जो साल भर में इनकम कमाते हैं ना, उस पर सरकार कहती है आपको टैक्स देना होगा, एंड दैट इज इनकम टैक्स। व्हाट वाज वेल्थ टैक्स? क्योंकि वेल्थ टैक्स अब नहीं है। क्या था ये? हम हर साल इनकम कमाते हैं तो वो पैसा इकट्ठा होता जाता है, जब इकट्ठा होता जाता है तो उसे कहा जाता है वेल्थ, योर प्रॉपर्टी। तो जिसके पास जितनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है उस पर भी सरकार को एक टैक्स देना होता था। मतलब आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे मान लीजिए मैं हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूं तो 10 लाख रुपए पे हर साल सरकार को टैक्स देता हूं। लो भैया, और 10 साल में मेरे पास कितना पैसा हो गया? हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूं तो हर साल मान लीजिए मेरे खर्चे 2 ही लाख रुपए हैं, तो हर साल की बचत कितनी? 8 लाख। 10 साल में मेरे पास कितना बच गया? 80 लाख। ये 80 लाख कहलाता था वेल्थ, और सरकार कहती थी चलो इस 80 लाख पे भी टैक्स दो। मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिए। मैंने 10 लाख रुपए कमाया तो 10 लाख पे टैक्स देता हूं, ये इनकम टैक्स है। लेकिन 10 लाख में से 8 लाख बच गया ना, 8 लाख बच गया मेरे पास, तो 8 लाख मेरी इस साल की वेल्थ है। सरकार कहती है लाओ 8 लाख पे फिर टैक्स दो। अगले साल अब क्या होगा? फिर अगले साल 10 लाख रुपए कमाया तो 10 लाख पे टैक्स दे दिया, और उसमें से फिर 8 लाख बच गया, तो पुराना 8 लाख, इस साल का 8 लाख मिला के कितना हो गया? 16 लाख। सरकार कहती थी 16 लाख रुपए की तुम्हारे पास वेल्थ है, लो इस पे भी टैक्स दो। 10 साल में मेरे पास 80 लाख रुपए जुड़ गया, सरकार कहेगी लाओ इस 80 लाख पे भी टैक्स दो, जो हर साल कमा रहे हो उस पे भी टैक्स दो। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार आई, तो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने, मोदी सरकार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने अरुण जेटली जी, और अरुण जेटली जी ने 2014 के बजट में वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि वेल्थ टैक्स खत्म करते हैं। वैसे ये सरकार जो आई है ये टैक्स को खत्म करते जा रही है, ठीक है? अब आप देखिए जीएसटी लाने से कितने सारे टैक्स खत्म भी हुए, ठीक है? तो इन्होंने वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया। मैं आपको बताऊंगा, इनकम टैक्स में एक टैक्स होता है, इनकम टैक्स के अंदर एक टैक्स होता है जिसका नाम है सरचार्ज, और जेटली जी ने क्या किया था? सरचार्ज को बढ़ा दिया था। अब जेटली जी हमारे बीच नहीं रहे,
उन्होंने सरचार्ज को बढ़ा दिया और कहा कि इससे जितना वेल टैक्स की वजह से रेवेन्यू कम होगी ना सरकार की, सरचार्ज की वजह से उतनी बढ़ जाएगी, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। एक कानून झूठ मूठ का बोझ की तरह लदा हुआ है, इस कानून को हटा देते हैं, तो वेल टैक्स आज के दिन में खत्म हो गया है। नाउ कमिंग टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूची लंबी है। डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूची लंबी है। हालांकि आपको बता दें, जीएसटी आने से ये बहुत छोटी हो गई। जीएसटी के पहले ये लिस्ट और भी लंबी थी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? पहला तो जीएसटी, दूसरा कस्टम, ये बड़े इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, देश के अंदर जितनी खरीद बिक्री हो रही है उस पर लग रहा है जीएसटी, विदेश से हम जो माल खरीदते हैं उस पर लगता है कस्टम। ठीक है, तो ये हो गया दो टैक्सेस। और इसके अलावा भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो किसी ना किसी के माध्यम से सरकार तक पहुंच रहा है। आपको पता है, जो बिजली का बिल आता है, अगर मेरी बात आपको ना पता हो तो तुरंत क्लास के बाद आप बिजली का बिल उठा के अपने घर का देखेंगे। ठीक है, पक्की बात। जो बिजली का बिल आता है उसमें भी जरा देखिए, एक लाइन लिखी होती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। मैं लिख रहा हूं यहां, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। पता है, जो बिजली बिल आप जमा करते हो वो सिर्फ जितना बिजली उठता है वो नहीं जमा करते, उसमें एक टैक्स भी लगता है और उसका नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये टैक्स है जो सरकार को जा रहा है। ये भी हमने किसको दिया? क्या सरकार को डायरेक्ट गए? नहीं, जहां बिजली बिल जमा किया वहीं पे टैक्सेस भी जमा हो गया लगे हाथ, क्योंकि टैक्स तो जुड़ा हुआ था बिल में, और वो वहां से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचता है, इसलिए ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मोटर व्हीकल टैक्स। पता है, आप जब कार खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, स्कूटी खरीदते हो, वॉटएवर, तो एक टैक्स देते हो आप, मोटर व्हीकल टैक्स उसका नाम है। किसको देते हो ये टैक्स? जिस डीलर से, जिस व्यापारी से आपने गाड़ी खरीदी उसी को टैक्स भी दिया है। हाँ, उस गाड़ी पे जीएसटी भी लगा था। हाँ, ये नहीं कह रहा जीएसटी नहीं लगा था, उस गाड़ी पे जीएसटी भी लगा था, एक मोटर व्हीकल टैक्स भी लगा था। पता है मोटर व्हीकल टैक्स क्यों लगता है? कि तुम, गवर्नमेंट कहती है कि तुमने गाड़ी ली है तो गाड़ी का टैक्स देना पड़ेगा, वो है जीएसटी। फिर तुमने गाड़ी अगर ली है तो तुम सड़क का इस्तेमाल करोगे, सड़क को खराब करोगे अपनी गाड़ी चला के, और वो सड़क कौन बनवाएगी? सरकार बनवाएगी। हालांकि सड़क है नहीं कायदे की, वो तो पहले से बिगड़ी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि भाई सड़क तुम यूज करोगे, सड़क को खराब करोगे, उसको बनवाएगा कौन? सरकार। तो इसका टैक्स दो, और वही है मोटर व्हीकल टैक्स। और ये हम किसको पे कर देते हैं? पता है, जिससे हम गाड़ी खरीदते हैं ना उसी को पे कर देते हैं, वो सरकार को देता है। तो हमने डायरेक्ट नहीं दिया, इसलिए ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। स्टैंप ड्यूटी। देखिए, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि हमारा फोकस पता है किस पे? इनकम टैक्स। मैं क्यों बैठा हूं? इनकम टैक्स पढ़ाने के लिए आपको, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना जरूरी है कि आपको पता रहे टैक्सेस क्या चीज है। स्टैंप ड्यूटी। आप कोई भी एग्रीमेंट पेपर बनाओ, आप जमीन खरीदो, मकान खरीदो, कोई प्रॉपर्टी खरीदो, सब चीज की लिखा पढ़ी किस पे हो रही है? स्टैंप पेपर पे। और ये स्टैंप पेपर की जो रेवेन्यू है ये किसको जा रही है? सरकार को जा रही है। कैसे जा रही है? आपने पैसा दिया, जो स्टैंप विक्रेता है, जो स्टैंप पेपर सेलर है, आपने पेमेंट उसको की, वो गवर्नमेंट को पे करता है। द मनी इज रीचिंग गवर्नमेंट इनडायरेक्टली थ्रू स्टैंप वेंडर, एंड देयरफॉर दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे लगाने वाला टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाने वाला टैक्स, जो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। टैक्स आपकी जेब पे ही असर डालेगा। तो चाहे वो इनकम टैक्स हो, मतलब कि चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों ही टैक्स जेब हमारी ही खाली करता है। ठीक है, लेकिन एक टैक्स ऐसा है जो जेब हमारी खाली करता है और हम ही सरकार को देते हैं। दूसरा टैक्स ऐसा है जो जेब हमारी खाली करता है लेकिन हम टैक्स सरकार को नहीं देते, किसी और को देते हैं, वो सरकार को देता है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। नाउ द टैक्स वाली जो बात थी वो खत्म हो गई, और अब हम लोग फोकस करेंगे इनकम टैक्स पे। चलिए आ जाइए, इनकम टैक्स लॉ। पता है, अगर आपको इनकम टैक्स के कानून को समझना है तो आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? इनकम टैक्स एक्ट 1961, मुझे जानकारी होनी चाहिए
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। मुझे जानकारी होनी चाहिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 की। मुझे पता होना चाहिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट एनुअल। फाइनेंस एक्ट एनुअल क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज फाइनेंस एक्ट कम्स एनुअली, हर साल आता है, ठीक है। तो जो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है वो पता होना चाहिए। मुझे सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए जुडिशियल डिसीजंस। इन सब चीजों को मिला के बनता है इनकम टैक्स का कानून। तो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट से आप इनकम टैक्स कानून नहीं जान जाओगे। इनकम टैक्स का कानून जानने के लिए मुझे इन सारी बातों को जानना होता है, राइट। तो मैं अब आपको बता दूंगा एक एक दो लाइनों में कि ये है क्या चीज, व्हाट इज दिस एक्ट। एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, नोटिफिकेशन क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन क्या होता है, जुडिशियल डिसीजन क्या होता है। चलिए जान लेते हैं इन सब चीजों। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961? पता है ये बेस है, यही कानून है, इसी पे पूरा इनकम टैक्स का कानून खड़ा है। यही एक्ट जो है ये आप कह लीजिए ये पिलर है, खंबे हैं, जिस पे पूरा कानून टिका है इनकम टैक्स का। ये एक्ट मुझे बताता है कि क्या इनकम होती है क्या नहीं होती है। इनफैक्ट ये भी बताता है कि क्या खर्चे होते हैं क्या खर्चे नहीं होते हैं। हां, ध्यान से समझिए। देखिए इनकम कैसे निकलेगी। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपनी इनकम कैसे निकालता हूं? जितना पैसा मेरे पास आता है वो मेरी रेवेन्यू, जो मैं खर्च करता हूं वो मेरे एक्सपेंसेस, घटाने के बाद जो बचा वो मेरी इनकम। देखिए मैं एक टीचर हूं, मुझे स्टूडेंट से फीस आती है वो मेरी रेवेन्यू, लेकिन क्या जितना फीस आती है सब मेरी जेब में जाता है? नहीं। उसमें से हो सकता है मैं बिजली बिल जमा करता हूं, स्टाफ को सैलरी देता हूं, टेक्नोलॉजी के खर्चे बेयर करता हूं, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे लगते हैं, हो सकता है रेंटल भी पे करता हूं। तो ये सारे खर्चे घटाने के बाद अब मेरी इनकम आती है। तो इनकम टैक्स ये भी बताता है कि खर्चे क्या क्या माने जाएंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये एक बिजनेस का खर्चा है, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है कि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, मैं तो नहीं मानता। तो इनकम टैक्स में इनकम क्या है वो इनकम टैक्स बताएगा, खर्चे क्या है इनकम टैक्स बताएगा। अब मैं जो बात बोलूंगा ना आपको बेहद अचरज होगा, बेहद अचरज। पता है अगर आप 5 लाख रुपए सचमुच कमाते हो, सचमुच मतलब रियल में आपकी एक्चुअल इनकम 5 लाख रुपए है, क्या इनकम टैक्स के हिसाब से भी आपकी इनकम 5 लाख कहलाएगी? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। हो सकता है इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम 4 ही लाख रुपए है, और यह भी पॉसिबल है कि इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम 6 लाख रुपए है। हम कमाते 5 लाख रुपए हैं, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है नहीं राज अग्रवाल आपकी इनकम 4 लाख है, 4 ही लाख पे टैक्स दो। हाँ, इनकम टैक्स का कानून बताता है कि मेरी इनकम क्या है। जो मेरी रियल इनकम होती है वो इनकम पे टैक्स नहीं देना होता है, इनकम टैक्स खुद बताएगा कि आपकी इनकम कितनी है, उसका कानून बताएगा। हाँ, मेरी इनकम 5 लाख है तो ज्यादातर केसेस में इनकम टैक्स का कानून उसको 4 लाख बोलता है, कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता। लेकिन कभी कभी 6 लाख भी हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक खर्चा किया है, इनकम टैक्स कह रहा है वो तो खर्चा ही नहीं है। अभी बात बताओ, मैंने एक खर्चा किया, ठीक है, तो मैंने तो उस खर्चे को घटा के अपनी इनकम बताई, इनकम टैक्स कह रहा है मैं तो नहीं मानता इस खर्चे को। अब बताओ भाई, इनकम टैक्स नहीं मानेगा उस खर्चे को तब तो मेरी इनकम बढ़ गई ना। हाँ, तो ऐसा भी होता है। और इनकम टैक्स कहेगा इसी इनकम पे आपको टैक्स देनी होगी, ठीक है। तो व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961? ये बेस कानून है, ये बेस है लॉ। ये आपको बताता है इनकम क्या है, ठीक है, किस पे टैक्स लगेगा, ठीक है, ये सारी बातें बताएगा आपको। नाउ व्हाट इज इनकम टैक्स रूल्स? ऐसे समझ लीजिए कि इनकम टैक्स एक्ट जो लॉ है इसको कंप्लाई कैसे किया जाए ये रूल्स बताता है। जैसे आपको पता ही होगा कि जब आप प्रॉफिट निकालते हो तो डेप्रिसिएशन को खर्चे की तरह घटाते हो, अकाउंटिंग में भी ऐसा करते हो, और इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, बिजनेसमैन इस खर्चे को घटाएगा। इनकम टैक्स एक्ट इतना कह के निकल गया।
काम खत्म, उसने तो बता दिया कानून ये है कि डेप्रिसिएशन घटा लो। अब बात ये आती है कि डेप्रिसिएशन घटा लो तो कैसे घटा लो? स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा कि WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा? रेट क्या होगा? रेट क्या होगा? कैसे घटेगा? मेथड क्या होगा? ये कौन बताएगा? पता है ये कौन बताता है? रूल्स। कानून इनकम टैक्स एक्ट बताएगा, उस कानून का पालन कैसे करना है ये रूल्स बताएगा। ठीक है, इनकम टैक्स में जितने फॉर्मेट्स होते हैं ना, फॉर्म्स होते हैं, वो भी रूल्स में मिलते हैं। रूल्स का एक और काम भी है, जितने फॉर्मेट्स हैं सब रूल्स में है। कैसे? देखिए, इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजों की छूट मिलती है। अगर आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी करते हैं, तो इनकम टैक्स आपसे टैक्स नहीं लेता कि आप चैरिटी कर रहे हो। हालांकि चैरिटी की डेफिनेशन भी बड़ी यूनिक है। किसी दिन अगर आपने मुझसे चैरिटी की डेफिनेशन इनकम टैक्स से सुन ली तो आपको बड़ा अचरज होगा कि क्या क्या चैरिटी है हमारे देश में। ठीक है, तो अभी एक बार के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप चैरिटी करते हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चैरिटी करते हैं तो अपने से टैक्स देना बंद कर दिए सरकार को। कोई पूछेगा तो बता देंगे चैरिटी करते हैं। नहीं, आपको एक एप्लीकेशन लिख के परमिशन लेनी है। किससे? इनकम टैक्स से, कि आप चैरिटी करते हो। वो ऑथराइज करेंगे कि आप चैरिटी करते हो और आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मेट कहां मिलेगा? रूल्स में मिलेगा। अगर मेरा टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो मुझे ऑडिट करानी होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट सही है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करके रिपोर्ट देता है कि खाते भाई सही है। वो रिपोर्ट कैसे लिखेगा? क्या फॉर्मेट होगा उसका? पता है कहां है? रूल्स में। तो इनकम टैक्स के जितने फॉर्म्स वगैरह है ना, वो भी सब पता है कहां होते हैं? रूल्स में। आइए अब एक बात और बताऊं। एक्ट बनाता है पार्लियामेंट, कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। मतलब आज अगर मोदी जी कोई कानून बनाना चाहें, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट है, कोई कानून बनाना चाहे, एक नया कानून लाना चाहते हैं, ला सकते हैं। बिना राहुल गांधी के परमिशन के नहीं ला सकते हैं। क्यों? पार्लियामेंट कानून बनाता है। व्हाट आई मीन टू से, राहुल गांधी वाज नॉट माय पर्पस। मुझे पॉलिटिकल बात करनी भी नहीं चाहिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, रूलिंग गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती है। उसमें अपोजिशन वाली पार्टी भी बैठी हुई है पार्लियामेंट में, ठीक है, सबकी सहमति होती है तब एक कानून बनता है। जब कानून बन जाता है तो इस कानून को कैसे लागू किया जाए, पब्लिक कैसे इसको कंप्लाई करेगी, पता है ये कौन बनाता है? ये बनाती है रूलिंग गवर्नमेंट। कहने का मतलब एक कानून नया बनाना होगा तो उसके लिए पार्लियामेंट चाहिए। लेकिन अब उस कानून में कैसे पालन कराया जाए, इस कानून का, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये सब रूलिंग गवर्नमेंट। उसके लिए अपोजिशन पार्टी की जरूरत नहीं है, वो रूलिंग गवर्नमेंट बनाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो रूल्स होता है ये कौन बनाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ये क्या है? जो भी कोई एग्जिस्टिंग कानून है, जो भी हमारे देश में कानून है, अगर उस कानून को किसी समय के लिए, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन किसी भी समय पे परिवर्तित करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक रास्ता है, और वो है नोटिफिकेशन। कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए कोई भी कानून में परिवर्तन इमीडिएट बेसिस पे कर सकती है। और ये कैसे किया जाता है? थ्रू ऑफिशियल गैजेट। आप पूछेंगे सर ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? तो मैं बताऊंगा सरकारी पत्र, इसको सरकारी पत्र कहते हैं। सरकार ऑफिशियल गैजेट के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन लाके उसे इमीडिएट बेसिस पे कानून बना सकती है। बच्चों, इनकम टैक्स का तो शायद आपको कोई भी नोटिफिकेशन ना पता हो, लेकिन मुझे लगता है जितने लोग भी सुन रहे हैं एक नोटिफिकेशन तो सबको पता है, शायद बच्चे बच्चे को पता है। कोई 5 साल 6 साल का बच्चा होगा ना, तो उसको भी ये नोटिफिकेशन पक्का पता होगा। कुछ समय पहले मोदी जी सभी टीवी चैनल्स के सामने आए रात को करीब 8 बजे
और बोले आज मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद होते हैं, वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या बताइए, ये सबने सुना है कि नहीं सुना है? देखिए, तो ये भी क्या है, ये एक नोटिफिकेशन था। गवर्नमेंट ने कैसे किया? ऑफिशियल गेजेट के थ्रू तुरंत कानून बन गया। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, एक सरकारी पत्र जारी करो और आधी रात से भी कानून तैयार। ठीक है, इसे कहते हैं नोटिफिकेशन। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नोटिफिकेशन के जरिए ही उस कानून को खारिज भी किया जा सकता है। मतलब आपको पता है, जब नोटबंदी हुई थी तो देश में मानो भूकंप आ गया था। ठीक है, जितना हमारी गवर्नमेंट बीजेपी जितना इसको इंकरेज कर रही थी कि ये तो हम डिजिटल के लिए लाए हैं, ब्लैक मनी को कर्व कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उतना अपोजिशन वाले क्या कर रहे थे? कह रहे थे ये सब झूठ मूठ की मोदी जी का जुमला है। ठीक है, बेकार की सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ कठिनाइयां देगा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेसमैन तो ये मान के चल रहे थे हो सकता है गवर्नमेंट इसको वापस ले ले, चालू हो जाए 500 1000 का नोट। ऐसी फीलिंग आ रही थी 4-5 दिन बाद। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या ऐसा कर भी सकती थी? अब मैं ये बात कर रहा हूं, किया नहीं गवर्नमेंट ने, क्या ऐसा कर सकती थी? हां, ऐसा पॉसिबल है। ये गवर्नमेंट फिर से एक नोटिफिकेशन ला सकती थी। 5 दिन बाद एक नोटिफिकेशन आ गया कि जो पुराना नोटिफिकेशन लाया गया था वो खारिज किया जाता है। तो ये होता है सर नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन को लाके इमीडिएट बेसिस पे कानून लाया जा सकता है और दूसरा नोटिफिकेशन लाके उसको खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन के जरिए कानून आते हैं वो छोटे समय के होते हैं। कानून आया, कानून खत्म भी कर दिया गया। ठीक है, इनकम टैक्स के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। अब मैं कुछ नोटिफिकेशन की आपको बातें बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए क्या इनकम टैक्स कानून में कुछ किया है। हाँ, आए दिन होता रहता है। वैसे तो मैं कुछ फेमस नोटिफिकेशंस की बात करता हूं। 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड टाइटल जीता। आई होप सबको यह बात पता है। ऐश्वर्या राय वॉन मिस वर्ल्ड टाइटल इन द ईयर 1994। पता है, गवर्नमेंट ने उस समय हमारे देश में एक नोटिफिकेशन लाया और वो नोटिफिकेशन क्या था कि एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम मिस वर्ल्ड टाइटल इज एग्जिम्प्ट। कोई भी इनकम अगर मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने की वजह से आती है तो वो एग्जिम्प्ट हो जाएगी। तो देखिए, जब ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड टाइटल जीता तो बस क्राउन नहीं पहनाया जाता है, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड पैसे देती हैं, ये सब भी होता है। तो उनको बहुत सारी इनाम की राशि भी प्राप्त हुई थी और ये सब कुछ टैक्स फ्री कर दिया सरकार ने। क्या ये हमारे इनकम टैक्स के एक्ट में लिखा हुआ है? क्या ये मेरे कानून में लिखा हुआ है? आइए दिखाऊं। क्या ये बात एक्ट में लिखा हुआ है कि मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने से जो इनाम की राशि आएगी वो टैक्स फ्री है? नहीं, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया, नोटिफिकेशन में लिख दिया। और जैसे ही ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड टाइटल मिला उसके 2-3 दिन बाद गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। क्या इसका मतलब यह हुआ कि आज भी कोई मिस वर्ल्ड टाइटल जीतेगा तो उसकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी? नहीं, ये तो ऐश्वर्या राय ने जीता, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया, 4 दिन बाद हटा भी लिया। तो वो एक परमानेंट कानून नहीं है। जो चीज एक्ट में लिखा होता है वो परमानेंट कानून है। नोटिफिकेशन आप ऐसे समझ लीजिए मौसम वाला कानून है। मौसम आया, मौसम गया। ठीक है, ये ऐसा कानून है। अब आप सोचोगे सर फिर ऐश्वर्या राय के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? देखिए, कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे देश में सिर्फ इनकम नहीं आ रही, देश में प्राइड आ रहा है, ऑनर आ रहा है। बताइए, अगर ऐश्वर्या राय ने क्या सिर्फ इनाम की राशि जीती या देश के लिए नाम भी ऊंचा किया? तो गवर्नमेंट को लगता है कि जब somebody is bringing honor to the country, somebody is bringing pride for the country, तो उसे एक रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसे किसी प्रकार से बेनिफिट देना चाहिए और गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट दिया। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि ऐश्वर्या राय की सारी इनकम टैक्स फ्री हो गई, ये नहीं कह रहा हूं। इनाम की राशि जो मिस वर्ल्ड टाइटल से मिली
राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 2009 में ए आर रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला। पता है क्यों मिला था? 2009 में ए आर रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला, पता है आपको क्यों मिला था? फॉर जय हो सॉन्ग। ठीक है, एक सॉन्ग उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था, जय हो, राइट। इस सॉन्ग के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड एक बड़ा अवार्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमारी गवर्नमेंट ने पता उस समय क्या किया? उस समय एक नोटिफिकेशन लाया कि एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑस्कर अवार्ड इज एग्जिम्प्ट। अब ए आर रहमान को ऑस्कर अवार्ड की वजह से जितनी भी इनाम की राशि आई ना, पता है सब टैक्स फ्री हो गई, किसी पे टैक्स नहीं लगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को फिर लगा ये देश के लिए रिस्पेक्ट आ रहा है, ऑनर आ रहा है, प्राइड आ रहा है, कोई हमारे देश का जाके ऑस्कर अवार्ड जीत के ला रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, और फिर नोटिफिकेशन विड्रॉ भी कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताइए, कितने लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि नोटिफिकेशन एक टेम्पोररी किस्म का कानून है, आएगा, गवर्नमेंट हटाएगी, खत्म हो जाएगा वो कानून। देखिए, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती है, 5-5, 10-10 साल तक विड्रॉ ही नहीं करती। तो अब आप ये नहीं कह सकते सर ये तो टेम्पोररी कानून नहीं, इतने लंबे समय तक चल रहा है। नहीं किया गवर्नमेंट ने विड्रॉ। कभी कभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती है, कई सालों तक विड्रॉ नहीं करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक नोटिफिकेशन है, मुझे लगता है कि 50 साल पुराना होगा, आई बिलीव। यस, गवर्नमेंट ने आज तक उसको विड्रॉ नहीं किया, तो वो तो कानून की तरह चला आ रहा है। हालांकि मेरा ऐसा सोचना है कि जब कोई नोटिफिकेशन बहुत लंबे समय तक चले ना, गवर्नमेंट को वो नोटिफिकेशन हटा के उसको कानून में डाल देना चाहिए, एक्ट में डाल दे। कौन सा है बताऊं आपको वो कानून क्या है? ऑयल रिग्स समझते हैं आप? ऑयल रिग्स, डू यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट इज ऑयल रिग्स? ये जहाज है, समुद्री जहाज, बहुत बड़ी जहाज होती है, मल्टी बिलियन रुपीस की आती है। अब ये इतनी महंगी है, मैं आपको इसका अंदाजा कैसे दूं कि हमारे देश में किसी के पास नहीं है। अंबानी भी रिलायंस पेट्रोलियम चलाते हैं, उनके पास भी अपना ऑयल रिग नहीं है। ये एक ऐसी जहाज होती है जिसपे तेल निकालने के, पेट्रोल डीजल निकालने के पूरे एपरेटस होते हैं, पूरा इक्विपमेंट, मशीन सब होता है। ये बड़ी वाली जहाज समुद्र में घुसती है, ठीक है, और करीब 100 दिन तक, 125 दिन तक ड्रिलिंग करती रहती है समुद्र के अंदर, मशीनें चलाती है, ड्रिल करती है पेट्रोल डीजल निकालने के लिए। इस पे सैकड़ों वर्कर्स होते हैं, सैकड़ों वर्कर्स के खाने पीने का सामान होता है सैकड़ों दिनों का, क्योंकि एक बार समुद्र में सिप गई है तो अब वापस कब आएगी? 100-125 दिन बाद आएगी। ठीक है, कितने सारे इंजीनियर्स होंगे उस पे। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए, हम तो ऐसे कह सकते हैं कि ये पानी पे चलने वाला एक शहर है पूरा। हाँ, इतनी बड़ी होती है वो सिर्फ, या शहर नहीं कहोगे तो कम से कम 2-4-5 गांव तो कह ही सकते हो कि हाँ 2-4-5 गांव समुद्र पे चल रहा है, इतना बड़ा वो क्या होता है, जहाज होता है। ठीक है, और इसमें मेन होता है पूरा मशीनरी होती है तेल निकालने वाली। ठीक है, हमारे देश में भी जितनी मशीनें लगी हुई हैं सब किराए पे आई हैं बाहर से। ठीक है, मेजरली ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बनती भी हैं ये ऑयल ड्रिलिंग के अपरेटस, वहीं से सब आते हैं। ठीक है, किराए पे आते हैं, जैसे काम हो जाता है वापस कर दिया जाता है, किराया देती है। हमारी भी किसी भी कंपनी के पास, हमारे हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास अपना ऑयल रिग नहीं है। ठीक है, मल्टी बिलियन रुपीस के होते हैं ये सब। तो अब इस पे क्या होता है मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया था कि जो लोग भी ऑयल रिग्स पे काम करेंगे ना, उनसे टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट, उनकी इनकम एग्जिम्प्ट कर दी गवर्नमेंट। ये बहुत पहले आया था, और क्यों किया था मैं आपको बताऊं। बेसिकली ये ऑयल रिग पे ना, अच्छा आपको पता है ये जो ऑयल रिग पे वर्कर काम करते हैं इनकी तनख्वाह कितनी होती है? आप सोच नहीं पाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टार्टिंग सैलरी से शायद ज्यादा ही होती है। इनकी तनख्वाह तकरीबन 1.25 लाख रुपए महीने होती है, 1.25 लाख रुपए महीने।
जो लोग ऑयल रिग्स पे काम करते हैं वर्कर, इनकी तनख्वाह क्यों इतनी हाई है मैं ये भी बताता हूं आपको। बेसिकली यहां पे जान का खतरा है। ये ऑयल रिग्स पे ना कभी भी आग पकड़ सकता है, ठीक है। जब ऑयल, तेल, पेट्रोल, डीजल निकालते हैं ना, तो ड्रिलिंग से थोड़ी सी हीट भी जनरेट होती है और वहां आग लगने का खतरा होता है। तो इन वर्कर्स का जान का खतरा भी है यहां पे। इसीलिए यहां पे जो कंपनियां होती हैं हाई सैलरी ऑफर करती है ताकि वर्कर इनको मिले, राइट, क्योंकि वर्कर मिलना मुश्किल होता है, यहां पे जान का खतरा है। अब छोड़िए इन बातों को, हम अपनी मकसद वाली बात पे आते हैं कि सरकार ने ऑयल रिग्स पे जो लोग काम करते हैं उनकी इनकम को एग्जेम्प्ट किया था, ठीक है। ये नोटिफिकेशन बहुत पहले आया था, आज भी विड्रॉ नहीं हुआ है, आज भी ये कानून की तरह है, ठीक है। तो ये एक लंबे समय वाला कानून है, राइट। आइए, तो मैंने आपको एक्ट बताया, मैंने आपको रूल्स बताया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बताया, इतनी बात समझ में आई। एक्ट क्या है? कानून, रूल्स, उस कानून को कैसे फॉलो किया जाए। नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट कानून में कभी आधी रात को परिवर्तन लाना चाहती है तो ला सकती है, नोटिफिकेशन के जरिए लाएगी। दूसरा, नोटिफिकेशन लाके उसे विड्रॉ भी कर सकती है।